तो आज 24 अगस्त में पहली न्यूज आई है पार्टीज के बारे में, कास्ट सेंसस के लेके, कि 10 अलग अलग पार्टी के जो हेड है वो अभी मोदी जी से जाके मिले कि कास्ट सेंसस होना चाहिए। अब कास्ट सेंसस क्या है ना, ऐसा नहीं है कि अपने यहाँ कास्ट सेंसस होता नहीं है, बट SC ST के लिए होता है, ओबीसी के लिए नहीं होता। ओबीसी के लिए जो लास्ट हुआ था वो 1931 में हुआ था। और देखो, बहुत से लोग ऐसा सोच रहे हैं कि अभी NDA है इसलिए मांगे उठ रही हैं। ऐसा भी नहीं है। UPA 2 की जब सरकार थी ना, तब भी मांगे उठी थी कास्ट सेंसस को लेकर बहुत ज्यादा, लेकिन उस समय हुआ नहीं था। अब देखो, तब खुद बीजेपी मांग उठा रही थी कि ओबीसी सेंसस होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। और अभी क्या ना, अ, दिक्कत बीजेपी की ऐसी है कि बीजेपी ना तो खुल के ना कर पा रही है, ना खुल के हाँ कर पा रही है। प्रॉब्लम ये है, अगर खुल के ना कर देते हैं तो क्षेत्रीय और भी जो वोटर वोटर हैं उनको वो नाराज कर लेंगे, और अगर खुल के हाँ कर देते हैं कि हाँ हम ओबीसी का सेंसस करवाएंगे, तो सिंपल सी बात है कि ओबीसी का जब सेंसस आएगा, डाटा आएगा, तो पता पड़ेगा कहाँ कितने ओबीसी हैं। तो उससे जो क्षेत्रीय दल है वो और ज्यादा मजबूत होंगे। और जो क्षेत्रीय दल है, और वो क्या करेंगे ना, ओबीसी की लिस्ट अपन लोगों ने वैसे ही राज्य को दे दी है कि अब तुम बनाओ, तो ये लोग अपनी राज्यों में और लोगों को चुनाव में रिजर्वेशन के मामले को और ले लेके उछालेंगे, समझ रहे हैं। तो हम्म। उस चक्कर में बीजेपी ना तो हाँ कर पा रही है अब, और ना ही ना कर पा रही है। दोनों ही सूरतों में बीजेपी को अपने वोटर खोते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अब एक अपन नॉर्मल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें ना, देखो दो चीजें होती है। एक तो होते हैं सेंसस, एक होती है SC जिसको सेक्टोरियल सेंसस बोलते हैं। तो सेक्टोरियल सेंसस जो होते हैं, इंडिया में सेक्टोरियल सेंसस 1931 तक हर सेक्टर का होता था। 1941 में भी हुआ था, लेकिन उसकी डाटा सरकार ने लॉन्च करने से मना कर दिया था, क्योंकि उस समय अपन आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे और अपन को चाहिए था समाज बंध के चले, ना कि टूटे आपस में। तो हम लोगों ने ओबीसी का डाटा रिलीज ही नहीं किया था, और सेक्टर्स का नहीं किया था। SC ST का भी बाद में करने लगे, नहीं तो उस टाइम पे तो किसी का नहीं किया था, केवल जनगणना, बस दैट्स ऑल। अब हुआ क्या ना, अभी जरूरी इस वजह से भी है कि अगर अपने अपने अपन को पता होता है किस राज्य में कितने सेक्टर के कैसे लोग रहते हैं, कहाँ रहते हैं, क्या रहते हैं, उस हिसाब से सरकार को अपने प्रोग्राम्स और स्कीम्स बनाने में और लास्ट पर्सन तक उस प्रोग्राम स्कीम के बेनिफिट पहुंचाने में सपोर्ट मिलता है। तो ये जरूरी है। लेकिन अभी अगर कास्ट सेंसस होने लगता है तो केओस बढ़ जाएगा, समाज में डिवीजन बढ़ जाएगा, सोशल फ्रिक्शन देखने को मिलने लगेगा अपन लोगों को। जो अपन चाहते हैं समाज एक होकर जुड़ के चले, ये कास्ट है सब खत्म हो जाए, सब लोग एक हो जाए, वो और ज्यादा बढ़ जाएगा। और इसका क्षेत्रीय पार्टी अपन जानते ही हैं, चुनावी अपने मुद्दों के लिए और चुनावी काम के लिए ये लोग बहुत गलत यूज करते ही करते हैं। और ऊपर से सरकार को विपक्ष ने भी, और इवन तो सरकार के खुद के लोगों ने भी घेर रखा है। ये नहीं है कि विपक्षी कर रहा है, काफी बीजेपी के लोग भी कह रहे हैं कि कास्ट सेंसस होना चाहिए। अब देखते हैं आगे वाले समय में क्या होगा। अभी तो केवल यही न्यूज में है कि हाँ, 10 सेक्टोरियल पार्टीज जो अलग अलग सेक्टर से आती हैं, अलग अलग जगह से आती हैं, जिनमें अपन देखते हैं मुलायम सिंह भी है, शरद पवार भी है, अखिलेश यादव भी है, मायावती भी है, सब लोग गए और उन लोगों ने कहा है कि कास्ट सेंसस होना चाहिए, दैट्स ऑल। अब सेकंड न्यूज की बात करते हैं, तो एक आई है स्टील फ्रिगेट्स को लेके। एक शिप होती है, देखो हम बताएं, स्टील शिप्स ऐसी होती हैं जिनको रेडार में आसानी से नहीं आती। स्टील नाम से ही समझ में आ रहा है, वो रेडार हम्म। में नहीं आएंगी, रेडार से बच के चलेंगी, जाके दुश्मन को ज्यादा से ज्यादा नुकसान कर पाएंगी उसके वहां तक जाके। उसमें ऐसी मशीनरीज लगी होती हैं जो रेडार की वेव्स को ढकेल देती हैं, उल्टा रेडार पकड़ नहीं पाता उन सब चीजों। हम लोगों ने रशिया से ऐसी स्टील शिप लेने की, 4 स्टील शिप लेने की अपन लोगों ने की थी डील, जो कि तकरीबन $1 बिलियन की है, ठीक है। उसमें से 2 शिप तो हम लोगों ने कहा था कि हम लोग गोवा शिपयार्ड में बनाएंगे, रशिया मदद करेगा इंडिजीनियस तरीके से, कि रशिया सामान देगा, हम लोग गोवा में बनाएंगे। और 2 हैं जो रशिया से, टोटली रशिया से बन के आएंगी, मतलब है दोनों ही रशिया की है, चारों ही रशिया की, बट 2 यहां बनेगी, 2 वहां बनेगी। तो और बाय द वे, इस स्टील शिप का जो इंजन है वो यूक्रेन से आ रहा है, ठीक है। तो हम लोगों ने $1 बिलियन की जो डील की थी, उसमें 4 शिप का था जो 2021 तक आनी थी, बट पेंडेमिक की वजह से सब कुछ लेट हो गया, तो अब ये 4 की 4 शिप 2023 में आएंगी। और अब इंडिया पे बात की जाए, इंडिया पे स्टील शिप है, हाँ इंडिया पे अभी 6 के तकरीबन स्टील शिप है, लेकिन हम लोग 4 और ले रहे हैं, इसकी संख्या को 10 तक पहुंचा रहे हैं। अब देखो, रशिया ने ना अपनी बहुत मदद की है, अभी भी अपन देखा जाए ना, अभी हाल में अपन क्या क्या रशिया से ले रहे हैं, तो स्टील शिप की अपन ने बात कर ही ली।
नेवी में अपन लोग जो चक्रा 2 सबमरीन है, आर्मी में T-90 और T-72 टैंक है, S-400 मिसाइल बहुत ज्यादा न्यूज में चलती रहती है, वो भी अपन रशिया से ले रहे हैं। एयरफोर्स की बात करें तो Su-30 MKT जो फाइटर जेट है वो भी अपन रशिया से ले रहे हैं। और अभी रशिया ने देखे क्या क्या रखा है, तो अकुला क्लास की सबमरीन है, AK-203 राइफल है, अपन लोगों ने परसों भी बात की थी AK-203 को लेके, तो AK-203 राइफल है, वो 7 लाख राइफल्स ले रहे हैं। अकुला क्लास की जो सबमरीन है वो $3 बिलियन का है, हम लोगों का उनसे कॉन्ट्रैक्ट जो 2026 तक आएंगे बाय द वे। MiG-29 है, सुखोई है, कामोव हेलीकॉप्टर्स है, टैंक्स हैं, मतलब तोपे हैं। रशिया ने अपन लोगों को बहुत कुछ दिया भी है, ऐसा नहीं है, और रशिया बहुत कुछ दे भी रहा है। बस हाल में आने वाले क्या क्या है, तो चक्रा 2 सबमरीन है, T-90 T-72 टैंक है, S-400 मिसाइल है, और Su-30 MK-1 फाइटर जेट है, और उसके बाद में AK-203 राइफल है, और जो अकुला क्लास की सबमरीन है, और स्टील फ्राइट की जो आज अपन लोगों ने बात की शिप्स है, ये 6 आने वाली है, वो 4 आने वाली, सॉरी। तो ये है न्यूज में कि रशिया से अपन लोग क्या क्या ले रहे हैं, क्या क्या कैसे डिफेंस में अपन लोगों का कैसा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है, दैट्स ऑल। अब एक नेक्स्ट न्यूज की बात करें तो आइए PSUs के लेकर एक डाटा आया है पेज नंबर 7 पे इंदू के, कि 2 लाख जॉब्स गई हैं 2019 से लेकर 2020 तक में, मतलब जब कोरोना नहीं चल रहा था तब की बता रहे हैं हम। 2019 से 20 के बीच में PSUs में तकरीबन 2 लाख जॉब गई हैं, और सारे के सारे PSUs घाटे में जाते जा रहे हैं ज्यादातर, जिनमें से अगर सबसे ज्यादा घाटे में कहा जाए तो एयर इंडिया है, और सेकंड नंबर पे BSNL है जो सबसे ज्यादा लॉस में है इस समय। जैसा एक नेक्स्ट न्यूज आई है मारुति सुजुकी को लेके, कि मारुति सुजुकी पर जो अपनी CCI है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, उसने 200 करोड़ का फाइन लगाया है। किस पे? कि अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस को लेके। होता क्या ना, डीलर्स होते हैं, जैसे मैं एक डीलर हूं, डीलर का मतलब क्या है कि मैंने तुम्हारे नाम से एक एजेंसी खोलूंगा और आपसे थोक में गाड़ी लूंगा और यहाँ पे फुटकर बेचूंगा एक एक करके लोगों को। अब डीलर्स को ये पूरी छूट होती है कि अगर वो चाहें तो ये दिवाली डिस्काउंट, होली डिस्काउंट, ये सब निकाल सकते हैं, 5-10% डिस्काउंट दे दे गाड़ियों पर। मारुति सुजुकी ने क्या किया था ना, अपने डीलर्स को मना करके रखा था कि तुम किसी को डिस्काउंट नहीं दोगे, और ये अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिस में आता है। तो डीलर्स ने CCI से गुहार लगाई थी, मारुति सुजुकी की डीलर्स ने, और CCI ने मारुति सुजुकी पे 200 करोड़ का फाइन लगा दिया है, और कह दिया है अगर आगे भी इन लोगों ने ऐसे करते रहे और अनफेयर बिजनेसेस अपनाते रहे तो और बड़े फाइन्स भी लग सकते हैं। तो अभी मारुति सुजुकी ने बाय द वे ये कहा है कि हमने डीलर्स को रोका नहीं था, हम लोगों ने ये कहा था कि एक दिन इकट्ठे मिलके सब लोग स्कीम लॉन्च करेंगे, कोई डिस्काउंट लॉन्च करेंगे जिससे ज्यादा इंपैक्ट पड़े मार्केट पे, ये वो फलान ढकाने। बट वही है ना कि ये सब सफाइयां है ब्रो, केवल सच बात तो यही है कि उन्होंने रोका था। तो दैट्स ऑल, इस न्यूज में तो इतना ही है कि हाँ। अब अगर CCI की बात करें, जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है, तो 2003 में इंडिया में बना था। इसका काम ही ये होता है कि बाजार में कंपटीशन बना रहे, जिससे अलग अलग कंपनियों के बीच में कंपटीशन रहेगा, तभी तो जनता के पास में कम से कम कीमतों पे अच्छे से अच्छा सामान पहुंच पाएगा। एक तो वो बनाना इसका काम है, और इसके अभी चेयरपर्सन की बात की जाए तो अशोक गुप्ता है। दैट्स ऑल। एक है खराब स्ट्रक्चर्स को लेके आया है, जो इनवाइट रूट इनिशिएटिव एक अपने केंद्र सरकार ने लॉन्च किया है, ठीक है, कि जितने भी सरकारी स्ट्रक्चर्स हैं वो जो कि खराब पड़े हुए हैं, खराब का मतलब ऐसे रेलवे स्ट्रक्चर्स हुए, ऐसे हाईवेज हुए, ऐसे एयरपोर्ट्स हुए, ऐसी चीजें हुई जो सरकारी चीजें हैं जो कि खराब पड़ी हैं, जिनको बिल्कुल यूज में नहीं लिया जा रहा, तो उनके लिए एक INVIT इनविट रूट इनिशिएटिव लॉन्च किया है सरकार ने, जिसके द्वारा क्या होगा ना, उन स्ट्रक्चर्स को PPP मॉडल के तहत, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत लीज आउट कर देंगे, लीज पे दे देंगे प्राइवेट कंपनियों को, जो उनको सही करेंगी, उनको यूज करेंगी, कुछ दिनों उनसे कमाएंगी और वापस सरकार को दे देंगी। दैट्स ऑल। तो अभी कहा जाए तो इंडिया में तकरीबन 6 लाख करोड़ के ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो खराब पड़े हुए हैं, और जिनको अगर PPP मॉडल पे दिया जाता है तो प्राइवेट कंपनियां उनको सही करके कुछ दिनों यूज करके और दे सकती हैं सरकार को। तो दैट्स ऑल। मतलब देखो, मतलब सरकार बहुत उंगलियां उठती रहती हैं कि सरकार बेच रही है, सब बेच रही है, बेच दे रही है पूरे बात को। तो इसलिए निर्मला जी ने अपने अलग से चिल्ला चिल्ला के कहा कि हाँ हम इसको लीज आउट करेंगे, बेचेंगे नहीं, लीज पे देंगे, कि जो स्ट्रक्चर्स है वो खराब पड़े उनको सही करके वापस मिल जाएंगे अपन को 5-10 साल में वापस।
अब एक नेक्स्ट न्यूज आई है आइशर मोटर्स को लेके। आइशर मोटर्स जानते होगे ब्रो, जो रॉयल इनफील्ड बाइक है वो आइशर मोटर्स ही बनाते हैं, बाय द वे उनकी पेरेंटल कंपनी ही है। तो आइशर मोटर्स के जो एमडी है वो अभी सिद्धार्थ लाल को बना दिया गया है। दैट्स ऑल, इतनी ही है न्यूज, मतलब वन लाइनर टाइप की थी लेकिन जरूरी है इसलिए मैंने डाल दी। अब एक नेक्स्ट न्यूज आई है आईआईटी मद्रास को लेके कि आईआईटी मद्रास ने इंडिया में बनी हुई इंडिजीनियस ऑटोमेटिक व्हील चेयर बनाई है जिसका नाम रखा है नियो बोल्ट, NEOBOLT, नियो बोल्ट। तो आईआईटी देखो बता ना, ऐसा नहीं है कि ऑटोमेटिक व्हीलचेयर्स इंडिया में लोगों के पास में होती नहीं है, लेकिन वो सारी की सारी हम लोग इंपोर्ट करवाते हैं, और जितनी भी इंपोर्टेड व्हीलचेयर्स होती हैं वो 5-5, 6-6 गुना ज्यादा पैसों पे मिलती हैं, 2.5-3-3 लाख में मिलती हैं ऑटोमेटिक व्हीलचेयर्स अपन देखें तो। और एक आम इंसान उसको अफोर्ड करने, ब्रो मिडिल क्लास के लिए अफोर्ड करना वो बहुत मुश्किल हो जाता है, 2.5-3 लाख की एक व्हीलचेयर अफोर्ड करना। तो और वहीं पे अपन देखते हैं ना कि नियो बोल्ट जैसी जो व्हीलचेयर्स है, इंडिजीनियस व्हीलचेयर जो आईआईटी मद्रास बनाएगा वो 55,000 में देगा। कहाँ 3-4 लाख की व्हीलचेयर एक जो इंपोर्ट करवाते हैं, और वो सेम फैसिलिटीज वाली व्हीलचेयर अपन को 55,000 मिलेगी इंडिया में। तो दैट्स ऑल, बस अपन को पता होना चाहिए कि नियो बोल्ट क्या है। इस न्यूज में तो इतना ही है। एक नेक्स्ट न्यूज आई है अब्दुल अली मजारी को लेके। देखो हम बताएं होता क्या है, जब अपन हजारा की बात करते हैं या पख्तून की बात करते हैं, पश्तून या हजारा की बात करते हैं, तो ये मेन ट्राइबल ग्रुप्स कह लो या मेन अफगानी ग्रुप्स कह लो, जो अफगान के मेन ग्रुप्स हैं ये लोग। तो हजारास के एक लीडर हैं जिनका नाम है अब्दुल अली मजारी, जिन्होंने जब मंगोल इन्वेजन हुआ था, जब देखो अफगानिस्तान में हजारा ग्रुप आए ही तब थे जब मंगोल इन्वेजन हुआ था ईस्ट की वेस्ट में, सॉरी। तो उस टाइम पे सब के सब जितने हजारास थे वो भाग के आ गए थे यहाँ पे अफगानिस्तान में। तब उनके लीडर थे अब्दुल अली मजारी। तो उनका एक स्टैच्यू बना हुआ था अफगानिस्तान में। उस स्टैच्यू को अभी अफगानिस्तान के लोगों के द्वारा तोड़ दिया गया, अफगानिस्तान के तालिबानियों के द्वारा तोड़ दिया गया बारे में। तो उसको लेके वहां पे एक तरीके से ट्राइबल इन्वेजन, जो अपन कहते हैं ना कि हमें तालिबान को खत्म करना है, ये करना है, वो करना है, उनको लेके बहुत सेंटिमेंट्स लोगों के हो गए हैं वहां पे, क्योंकि लोगों के सेंटिमेंट अपने लीडर से लेके जुड़े हुए हैं। और एक ट्राइबल लीडर से तुम स्टैच्यूज वगैरह को तोड़ोगे तो लोग तो वहां पे भड़केंगे ना, सिंपल सी बात है। तो वही है कि अभी अपन को पता होना चाहिए कि हजारा ग्रुप क्या है और अब्दुल अली मजारी कौन है। दैट्स ऑल, इससे ज्यादा अपन को जानने के लिए जरूरी नहीं है पेपर में। एक बस एक्सरसाइज और शुरू हुई है जिसके बारे में अपन बात कर लेते हैं कि कोंकण एक्सरसाइज, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, जो कोंकण एक्सरसाइज है वो शुरू हुई है इंडिया और यूके की आर्मी के बीच में। दैट्स ऑल। अब एक नेक्स्ट न्यूज आई है जाइकोव डी को लेकर। देखो जाइकोव डी इंडिया की 6th वैक्सीन है जिसको अप्रूवल मिला है। कोविशील्ड, कोवैक्सीन, स्पुतनिक, मॉडर्ना और जॉनसन एंड जॉनसन के बाद में 6वीं ऐसी वैक्सीन है जाइकोव डी, जो कि बनाई जाती है जाइडस कॉर्डिला कंपनी के द्वारा, जिसको इंडिया में मिल गई है अप्रूवल। बाय द वे ये वैक्सीन 12 साल से छोटे बच्चों के लिए लगाई जाएगी। ये सब अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं बाय द वे, लेकिन इस अभी निकल के आया है कि ये डीएनए स्ट्रक्चर पे काम करेगी। डीएनए स्ट्रक्चर से कैसे काम करेगी ना, कहा जा रहा है कि इसको स्किन के अंदर सीधे के सीधे इंजेक्शन से नहीं लगाया जाएगा, इसको ट्रोपिस प्रणाली से लगाया जाएगा, TROPIS। ट्रोपिस प्रणाली में क्या होगा ना, इसको केवल स्किन पे लगा दिया जाएगा और वो ऑटोमेटिकली स्किन में तुम्हारे डीएनए में अंदर चली जाएगी, जिससे वो तुम्हें ऑटोमेटिकली इम्यून कर देगी। किसके खिलाफ में? कोरोना के खिलाफ में। और ये 12 साल से ऊपर सभी को लगेगी, मतलब 12 साल से ऊपर बच्चे ही होते हैं, मतलब एडल्ट तो नहीं कह सकते उनको। तो 12 साल से ऊपर सभी को लगना स्टार्ट हो जाएगी इंडिया में जल्दी ही। अब देखते हैं कब से स्टार्ट होती है। दैट्स ऑल। तो बस अपन को यहाँ पे थोड़ा जानने जरूरी होता है कि प्रणाली कौन सी है, तो वो ट्रोपिस प्रणाली है, जिसका नया नाम आया है। तो दैट्स ऑल। अब एक नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं, तो आइए फिशिंग कैट को लेके। देखो हम बताना, इसका नाम वैसे जो इसकी जो प्रजाति है उसका नाम है पिरिओन्यूलस विविरेसनस। मतलब फिशिंग कैट की साइंटिफिक नेम मान लो, तो उसको नॉर्मल भाषा में फिशिंग कैट बोला जाता है। फिशिंग कैट मोस्टली साउथ और साउथ ईस्ट एशिया में पाई जाती हैं और IUCN ने इनको वल्नरेबल लिस्ट में रखा हुआ है। ठीक है, दुनिया में कहो 10,000 ही बची हैं। देखो
सच बात ये है कि ये एंडेंजर्ड लिस्ट में होनी चाहिए, वल्नरेबल में नहीं, क्योंकि ये डेंजर में है। 10,000 ही बची है दुनिया में। लेकिन अब IUCN वाले हैं कि वो रखते ही 10-10 साल बाद तय करते हैं कि किसको रखना है किसको नहीं रखना है। तो उस चक्कर में अभी ये केवल एंडेंजर्ड लिस्ट में है। अब एंडेंजर्ड में नहीं, सॉरी, वल्नरेबल में। अब क्या है ना, ये ऐसी होती है कैट कि ये केवल मछली खाती है, ये मछली पे ही जिंदा रहती है, इसीलिए इसका नाम फिशिंग कैट है। और इंडिया में भी इसको हम लोगों ने जो CITES करके हम लोगों का एक प्रोजेक्ट चलता है, उसके अपेंडिक्स 2 में भी डाल के रखा हुआ है हम लोगों ने। और जो इंडिया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, उसके भी शेड्यूल 1 में अपन लोगों ने एंडेंजर्ड स्पीसीज में डाल के रखा हुआ है फिशिंग कैट को। अब क्या ना, ये खत्म क्यों हो रही है, इनके हैबिटेट का डिस्ट्रक्शन हो रहा है। किस वजह से? ह्यूमन ग्रीड की वजह से। मैं नीड नहीं होती, ह्यूमन ग्रीड ही होती है जिस वजह से हैबिटेट डिस्ट्रक्शन कर रहा है। पर दूसरी तरफ वेटलैंड की बर्बादियां हो रही हैं। जो रिचुअल प्रैक्टिसेस हैं उनके लिए लोग ऐसी प्रकार की बिल्लियों को पकड़ते हैं। स्पेशल इस स्पीसीज को लोग मानते हैं कि बलि दी जाए तो वो ज्यादा अच्छी होती है, ये वो फलाने का बलि के लिए होती है ये कैट। तो लोग स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में इसकी बलियां दे देते हैं और औषधियों के लिए शिकार करते हैं, इसकी खाल के लिए शिकार करते हैं। लोग झींगा पालन के लिए वेटलैंड्स को खत्म कर देते हैं और उस चक्कर में वहां की कैट्स भी मर जाती है। मतलब इकोसिस्टम और डायवर्सिटी जिस हिसाब से चेंज हो रही है, इंसान के हस्तक्षेप की वजह से चेंज हो रही है, उस वजह से ये अपनी जो कैट्स है वो खत्म हो रही है। बाय द वे, इंडिया में कहा जाए तो इंडिया में नॉर्थ ईस्ट में भी पाई जाती हैं ये कैट्स, और बाय द वे अपने MP में भी पाई जाती हैं, पन्ना टाइगर रिजर्व में। थोड़ी पन्ना टाइगर रिजर्व के बारे में बता दूं तो 1981 में बना था पन्ना टाइगर रिजर्व। और जो केन बेतवा लिंक परियोजना है वो भी पन्ना टाइगर रिजर्व के ही चल रही है। वहीं पे केन और बेतवा को जोड़ा जा रहा है आपस में, दो नदियों को। और पन्ना वैसे ही अपने इंडिया में कहा जाए तो एक अकेली खान है जो अभी हीरो की चल रही है, और हीरा का उत्पादन सच में जहां पे किया जाता है तो पन्ना टाइगर रिजर्व में। दैट्स ऑल। अब एक नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं। तो ITR E-फाइलिंग 2.0 को लेके आया है। ITR क्या है? इनकम टैक्स रिटर्न। तो हुआ क्या था ना, हम लोग इनकम टैक्स इस वजह से और नहीं भर पाते क्योंकि उनको लोगों की जरूरत पड़ती है, दूसरे CA वगैरह को लेना पड़ता है, तब वो इनकम टैक्स भर पा रहे हैं। बहुत प्रॉब्लम्स होती थी। सरकार ने इसको समझा और उन लोगों ने E-रिटर्न फाइलिंग के लिए एक ITR स्कीम भी लॉन्च की, पिछले साल की थी, जिससे लोग ऑनलाइन तरीके से वहां पे ऑनलाइन लोग, वो सरकार के वो भी बैठे रहते थे कस्टमर केयर से, उनको तुम कॉल लगाओ, कैसे करना है, क्या करना है, कैसे कैसे भरना है, वो सब बताते थे। ठीक है। तो उस स्कीम की वजह से सरकार को इनकम टैक्स रिटर्न्स ज्यादा फाइल हुए। तो इस साल सरकार ने उसकी उपलब्धि को देखते हुए ITR E-फाइलिंग 2.0 लॉन्च कर दी है, जिससे लोग खुद से इनकम टैक्स रिटर्न भर पाए और जल्दी से जल्दी भर पाए। दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं। तो आइए सुनील शेट्टी कमेटी को लेकर, क्या है ना, जब अपन हथकरघों की बात करते हैं, हैंडलूम इंडस्ट्री की, तो देखो, एक काउंसिल है जिसका नाम है फैशन डिजाइनिंग काउंसिल इंडिया की। तो उसमें तकरीबन 400 लोग हैं जो फैशन डिजाइनिंग में बड़े बड़े नाम हैं, फैशन डिजाइनिंग के लोग हैं। तो वो लोग आपस में ही लोगों को चुन लेते हैं और अपॉइंट कर लेते हैं। तो 400 लोग हैं जो फैशन डिजाइनिंग काउंसिल में है। ये लोग क्या करते हैं ना, देश में हैंडलूम इंडस्ट्री को कैसे बढ़ाना है, देश में फैशन को कैसे बढ़ाना है, देश में लोगों की नीड्स क्या है कपड़ों को लेके, और कैसी कैसी नई नई स्टाइल्स आ रही हैं, कैसे कैसे फैशंस आ रहे हैं, उनको इंडिया में कैसे इंप्लीमेंट करना, सभी फैसले यही लोग लेते हैं। सिंपल सी बात है। तो अभी क्या है ना, फैशन डिजाइनिंग काउंसलिंग काम तो कर रहा है, लेकिन ना तो वो इंडिया में उत्पाद बढ़ा पा रहा है कपड़ों का, और ना ही अपन देखते हैं उसका निर्यात बढ़ा पा रहा है। निर्यात मतलब बाहर निकालना है, एक्सपोर्ट बढ़ा पा रहा है। तो सुनील शेट्टी कमेटी बनाई गई है हैंडलूम को लेके। इससे कहा गया है कि ये अगले 45 दिन में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी, और ये वो स्ट्रेटेजी बताएगी कि अगले 3 साल में हैंडलूम का उत्पादन, प्रोडक्शन डबल करना है और एक्सपोर्ट 3 गुना करना है। ये कैसे किया जाए, इसके लिए स्ट्रेटजी और पॉलिसी बनाएगी सुनील शेट्टी कमेटी। तो दैट्स ऑल। यहाँ पे अपन को ये जानना जरूरी है कि सुनील शेट्टी कमेटी है वो किससे संबंधित है, तो हैंडलूम से संबंधित है। दैट्स ऑल। अब एक आया एडिटोरियल ब्रोम अफगानिस्तान को लेके और दूतावास को लेके, लेकिन अच्छा एडिटोरियल है कि भारत ने क्या किया ना,
भारत ने क्या दूतावास अफगानिस्तान में बंद करने में जल्दबाजी कर दी, इसके ऊपर है ये। देखो, भारत ने जैसे ही अफगानिस्तान पे तालिबान की गवर्नमेंट आई, भारत ने अपने दूतावास बंद कर दिए, अपने लोगों को निकाल रहा है भारत, अपने जो वहां के एम्बेसी के लोग थे उनको भी निकाल लिया, और जल्दबाजी में पूरा भारत वहां से निकल रहा है। बट वहीं हम देखते हैं इंडिया के इंटरेस्ट भी तो थे वहां पे, इंडिया के ट्रेडिशनल इंटरेस्ट हैं अफगानिस्तान में, इंडिया के हिस्टोरिकल इंटरेस्ट हैं, और इंडिया की इन्वेस्टमेंट के भी इंटरेस्ट हैं। इंडिया ने बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट करके रखे हैं। हम्म चाहे अपन ह्यूमैनिटेरियन असिस्टमेंट की बात कर लें, वीट सप्लाई की बात कर लें, ट्रेड इन्वेस्टमेंट की बात कर लें, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट की बात कर लें, जो वो एयरफिट कोल्ड्रम की बात कर लें, ट्रेनिंग अफगान अफगान के लोगों को अपन ट्रेनिंग दे रहे थे उसकी बात कर लें, मतलब बहुत सारी चीजें थी जिन पे इंडिया फ्रंट पे काम कर रहा था पिछले 20 साल से अफगानिस्तान में। इंडिया सब बंद करके तुरंत भाग दिया। जबकि अपन वहीं देखते हैं ना कि जब 15 अगस्त को जब इंडिया अपनी स्वतंत्रता दिवस मना रहा था, तब अफगानिस्तान में जैसे ही गवर्नमेंट आई, ज्यादातर देशों ने अपनी एम्बेसी बंद नहीं की है, ज्यादातर देशों ने बस उनको उठा के ट्रांसफर कर दिया है। कहां पे? काबुल के एयरपोर्ट के पास में, क्योंकि वहां पे सबसे ज्यादा सुरक्षा है इसलिए। तो अब जैसे अपन यूएस की देखते हैं, ब्रिटेन की देखते हैं, इन लोगों ने एम्बेसीज बंद नहीं की, इन लोगों ने इवैक्यूएट किए जो वहां पे लोग थे, अपने फाइल्स को जला के, और अपनी एम्बेसीज को दूसरी जगह कर दिया, और अपनी डिप्लोमेट्स फिर से भेज दिए वहां पे, फिर से पहुंच चुके हैं उन लोगों के, और वो लोग काबुल एयरपोर्ट पे उन लोगों ने अपनी एम्बेसीज बना लिए। अब इंडिया ने जिस हिसाब से इस पे अप्रोच किया नई गवर्नमेंट को लेके, हम लोगों ने पहले से ही उनको आतंकवादी घोषित करके रखा था, उसके बाद में हम लोगों ने अपनी एम्बेसीज बंद कर दी। एम्बेसीज बंद करने से क्या हुआ ना, जैसे जल्दबाजी में हम लोगों ने जैसे ही अपने लोगों को वहां से निकाला, किनको, जो अपने वो लोग थे जो एम्बेसी में काम कर रहे थे, एम्बेसी में काम करने वाले लोगों को हम लोगों ने देखा था कि दूसरे तीसरे दिन ही निकाल लिया था। तो जैसे ही हम लोगों ने एम्बेसी में काम करने वाले लोगों को निकाला, तो अफगानिस्तान में इंडिया के जो नॉर्मल लोग थे ना, उनसे कांटेक्ट टूट गया इंडिया का, क्योंकि उनका कांटेक्ट तो एम्बेसी के लोगों से ही रहता है ना। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ गई कि इंडिया के लोग जो वहां फंसे हुए थे, इंडिया के लोग जो वहां घूमने गए थे, काम करने गए थे, जो भी करने गए थे, उन लोगों से हमारा वो टूट गया, कांटेक्ट टूट गया पहली बात तो इंडिया के लिए स्ट्रेटेजिक प्रॉब्लम्स और ज्यादा बढ़ गई। ठीक है, अब इंडिया कोशिश कर रहा है निकालने की, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अगर बनी रहती एम्बेसी, तो देखो तालिबान ने ऐसा तो कहा नहीं था ना कि हम एम्बेसी के लोगों को मार डालेंगे, ये कर देंगे। उसने तो कहा था कि हम सुरक्षा देंगे, और अपन दूसरी एम्बेसी के लोग को भी देखते हैं, उसने किसी भी एम्बेसी के लोगों को मारा नहीं है जिन्होंने खत्म नहीं की वहां पे, सिंपल सी बात है। तो हम बात करते हैं ना कि भारत ने क्या जल्दी कर दी एम्बेसी के लोगों को निकालने में, क्योंकि अब अगर भारत चाहेगा भी ना कि अप्रोच करें, तो भारत को रिकॉग्निशन मिलना वहां पे और मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि तालिबान अब और गुस्सा हो गए, तुम तो पहले भाग गए थे यहाँ से, चले ही गए थे पूरा सब लेके, अब क्यों आ रहे हो, समझ रहे हो? तो वो रिकॉग्निशन जो इंडिया ने तालिबान को नहीं दिया, और इंडिया ने जो अप्रोच अपनाई, वो क्या बहुत जल्दबाजी की थी कि इंडिया को वहां पे रुकना चाहिए था। अब देखो सच वाली बात बोले, यहाँ पे मैं अपने पर्सनल थॉट थोड़े डालता हूँ। मानो अफगानिस्तान का कोई भरोसा नहीं था ब्रो, अगर अफगानिस्तान वाले एम्बेसी के लोगों को मारने लगते तो मारने लगते, ठीक है। और फिर उस टाइम पे अगर मोदी गवर्नमेंट या अपनी गवर्नमेंट ने वहां से लोगों को नहीं निकाला होता, तो यही लोग बैठ के आर्टिकल लिख रहे होते क्या कि लोग मर गए और भारत सरकार ने कुछ कदम नहीं उठाए, जल्दबाजी में जल्दी कदम उठाने थे जब सब लोग उठा रहे थे तो। हाँ, और अब जब दिख रहा है कि उन्होंने ऐसा नहीं किया, तो अपन लोग ऐसी बातें कर रहे हैं। लेकिन ठीक है, देखो विचारों की अभिव्यक्ति ही डेमोक्रेसी की खूबसूरती होती है, हर विचार सामने आ सके, यही विचार मिलके ही एक डेमोक्रेटिक देश को बनाते हैं। तो सही बात है, ऑथर की भी अपने अच्छे विचार हैं इसमें एडिटोरियल में, अब हमें उसका भी सम्मान करना चाहिए, हम निगलेक्ट नहीं कर रहे पूरी तरीके से, लेकिन ये भी हो सकता था, मैं केवल ये कह रहा हूँ। तो दैट्स ऑल, इसमें तो यही है। एक नेक्स्ट एडिटोरियल की बात करते हैं, तो आया है उज्ज्वला 2.0 स्कीम को लेकर। देखो अपन देखते हैं 2016 में हम लोगों ने उज्ज्वला स्कीम शुरू की थी, जिस स्कीम के तहत ये था कि गांव में रहने वाली जो महिलाएं हैं वो चूल्हा फूंकती हैं, उससे उनका धुआं अंदर जाता है, जो बच्चों के लिए भी नुकसान करता है, क्योंकि महिलाएं बच्चों को पालती हैं, और बच्चों के लिए भी नुकसान करता है, महिलाओं के लिए भी वो नुकसान करता है, ओवरऑल में हेल्थ के लिए उनके, क्योंकि वो धुआं अंदर जाएगा तो वो कहीं ना कहीं उनको कहा जाता था कि 150 सिगरेट फूंकने जितना धुआं उनके एक बार में अंदर चला जाता था। तो ये सब सीन थे। अब देखा जाए ना,
अभी इस समय की बात करें तो उज्ज्वला जो 2016 में शुरू की थी अपन लोगों ने, वो स्कीम कर दी थी बंद। इसके तहत अपन फ्री सिलेंडर दे रहे थे, फ्री कनेक्शन दे रहे थे, ये सब। अब हुआ क्या ना ब्रो, लोगों ने रिफिल नहीं करवाए उज्ज्वला के। हम लोगों ने इस पे बात भी की थी, याद हो जाए कि लोगों ने उज्ज्वला के सिलेंडर्स जो सरकार ने दिए थे उनको रिफिल नहीं करवाए। और जो लोग रिफिल करवा भी रहे हैं गांव में, वो लोग क्या कर रहे हैं ना, चाय नाश्ते पानी के लिए जो छोटी मोटी जरूरतें होती हैं उनके लिए तो सिलेंडर यूज कर रहे हैं। जब खाना आना बनने की बात आती है तो वो लोग आज भी चूल्हे को यूज कर रहे हैं गाँव में। ये बहुत ज्यादा है। अब क्या प्रॉब्लम है ना, इन सबको सरकार को रिकॉग्नाइज करना चाहिए था। उज्ज्वला 2.0 स्कीम तो तुम लेके आ रहे हो, तुमने कह दिया है कि उज्ज्वला 2.0 में हम 1 करोड़ लोगों को देंगे सिलेंडर्स और गैस कनेक्शन। ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन उज्ज्वला 1.0 जो इतनी क्रांतिकारी स्कीम थी, जिसने ऑलमोस्ट सबको कनेक्शन दे दिए थे गांव में, जितने बीपीएल है सबको कनेक्शन फ्री, तो वो चल क्यों नहीं पाई? वो ग्रास रूट पे, ग्राउंड पे क्यों नहीं इम्प्लीमेंट हो पाया? जिनको तुमने कनेक्शन दिए वो आगे बढ़ क्यों नहीं पाए? उनको बढ़वाने के लिए तुमने क्या किया? उनको सब्सिडाइज कर, उनको ही सब्सिडाइज कर देते जिन पे है, उनको सस्ते दे देते, उनको सस्ते, उनको बीपीएल कार्ड धारकों को सिलेंडर और सस्ते दे देते, उज्ज्वला वालों को सस्ते दे देते, या जो लोग कहते हैं कि हमें पैसे नहीं है भरवाने के लिए, उनको कुछ सब्सिडाइज करते, उनको प्रोत्साहित करते, लोगों को प्रोत्साहित करते जो केवल चाय नाश्ते के लिए सिलेंडर का यूज ले रहे हैं और बाकी में चूल्हे का यूज ले रहे हैं, उनको प्रोत्साहित करते, उनको अवेयर करते कि नहीं, चूल्हे का यूज करना गलत है, हम लोगों को इसका यूज करना चाहिए, क्योंकि उससे हेल्थ मेजर्स बहुत ज्यादा बिगड़ जाते हैं महिलाओं के। और कहा जाता है एक स्वस्थ महिला ही एक स्वस्थ परिवार को जन्म देती है, सिंपल सी बात है। तो वो भी जरूरी है। अब हम लोगों ने उज्ज्वला 1.0 की प्रॉब्लम्स को नहीं देखा और आगे बढ़ गए बिना ध्यान दिए, बिना उसको किए, और उज्ज्वला 2.0 स्कीम लॉन्च कर दी है, जिसमें 1 करोड़ लोगों को हम लोगों ने सिलेंडर देने का वादा भी कर दिया मोदी जी ने अपने। अब बात यह ना, इसमें हो सकता है कि अब 1.0 जो स्कीम है, उन लोगों ने कहा है कि हम इसका भी असिस्टमेंट करेंगे, उसको निगलेक्ट नहीं किया है बाय द वे, लेकिन वो असिस्टमेंट किस हद तक हो पाएगा? और जब उज्ज्वला 2.0 स्कीम में हम लोगों ने पैसा लगाएंगे तो उसके लिए कितना बजट बन पाएगा, उसका असिस्टमेंट होगा भी कि नहीं होगा? क्योंकि कहना और ग्राउंड पे काम होने में बहुत अंतर होता है, जमीन आसमान का। अब ये आने वाले समय में पता पड़ेगा कि सरकार क्या करती है अपनी। तो दैट्स ऑल। अगर आज 24 अगस्त की बात करें तो आज की न्यूज में तो यही था जो जानने के लिए जरूरी था।